So Namaskaram, again in this provision we are going to talk about assessment of various entities, same chapter, but we are going to discuss about AIF, a very important concept in nowadays. AIF, Alternative Investment Fund. सर ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? तो यूजुअली इमेजिन करो कि अगर कोई कंपनी है, कोई एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसको एक 25,000 करोड़ का लोन चाहिए। ऑब्वियसली ये 25,000 करोड़ का लोन जो है वो किसी के हाथ में इतना कैपेसिटी नहीं था, ना आज भी है, ना कोई बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर पाएगा, ना कोई एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड कर पाएगा, ना कोई इन्वेस्टर्स आपके यहाँ पे इक्विटी लगा पाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट जो है दैट इज अ वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। शायद आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो, शायद आप बहुत बड़ा हाईवे बना रहे हो, नेशनल हाईवे बना रहे हो, शायद आप जो गवर्नमेंट ने बोला सागरमाला मतलब अलग अलग पोर्ट आप बना रहे हो, अमेजिंग 5 स्टार पोर्ट बनाने वाले हो। लेकिन सर इतना सब करने के लिए जो आपको जो फंड लगने वाला है वो फंड आपके पास है ही नहीं, ठीक है ना। और आप बैंक में जाओगे तो बैंक बोलता है मैं इतना बड़ा एक्सपोजर लूंगा नहीं, एनबीएफसी की तो इतनी कैपेसिटी होती नहीं है और आपके जो फाउंडर्स है उतना इक्विटी देने के लिए रेडी नहीं है। तो सर पैसे आएंगे कहां से? तो पैसे आएंगे एआईएफ से। एआईएफ मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एआईएफ से पैसे लेना, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है एज कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट्स। तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली थोड़ा हाई अमाउंट एक्सपेक्ट करते कि हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स मिले तो अच्छा हो जाएगा। तो AIF इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब AIF एक म्यूचुअल फंड है, आप समझो। अगेन इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये मार्केट में से रिसोर्सेज पूल करता है, छोटे छोटे लोगों को बॉन्ड इश्यू करता है, म्यूचुअल फंड्स को बॉन्ड इश्यू करता है, बैंक्स को बॉन्ड इश्यू करता है और AIF पैसे जमा करता है। और ये AIF जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, लेवल 1 AIF, लेवल 2 AIF एंड लेवल 3 AIF। इसमें के लेवल 1 एंड लेवल 2 होते हैं ना जरा प्रोटेक्टिव होते हैं, यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। लेवल 3 AIF जो होते हैं ना, AIF 3, ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है AIF कैटेगरी 3, ये स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और स्टार्टअप्स में पैसा लगाना बहुत रिस्की माना जाता है। इसलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स में जो पैसा लगाने वाले AIF होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता, उनको ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट देना चाहता है। हम जो अभी स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैट 1 कैट 2 हम बोलते हैं इसको। कैट 1 AIF कैट 2 AIF को ही एप्लीकेबल होता है। सर इसका गेम कैसे चलता है मार्केट में? तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, बहुत सारी रिच फैमिलीज है जिनको पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने होते हैं, बिकॉज रिच पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इन्होंने कहां पे इन्वेस्ट किया? AIF में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के पास करोड़ रुपए आ गए ऐसे, ओके। अब ये जाएगा और ये लगाएगा इक्विटी में या असेट्स में पैसे लगाएगा, अलग अलग कंपनीज के इक्विटी में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने वाली कंपनीज की इक्विटी लेगा, लोन असेट लेगा, यहां से इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये जो असेट्स या इक्विटी, अगर इसने खुद ही कुछ बिजनेस किया तो इसको पीजीबीपी इनकम होगा, और इसने अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसको अदर सोर्सेज का इनकम होगा। अदर सोर्सेज का इनकम में बाद में बताऊंगा, पहले आप पीजीबीपी का गेम समझो। खाली पीजीबीपी का जो बिजनेस हेड का इनकम होता है, जो AIF बिजनेस करके पैसे कमाएगा, पीजीबीपी हेड में पैसे कमाएगा, ये फुल्ली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ AIF ओनली। पीजीबीपी से जो इनकम आता है वो AIF के हाथ में टैक्सेबल होता है, एंड देयरफॉर सामने वाला अगर देने वाला TDS एप्लीकेबल है तो TDS डिडक्ट करके इसको देगा, क्योंकि AIF के हाथ में ये पैसा टैक्सेबल है। ऑब्वियसली ये जो पीजीबीपी का जो कंपोनेंट है, पीजीबीपी का जो कंपोनेंट है, ये AIF अपने इन्वेस्टर को जब पास ऑन करेगा तो इन्वेस्टर्स के हाथ में ये 1023 FBB में एग्जम्प्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये एग्जम्प्ट है यहाँ पे TDS नहीं लगेगा। तो आप उल्टा समझो, यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा है बिजनेस। अभी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट मैंने आपको पढ़ाया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड AIF आर टू अपोजिट एंटिटीज। क्यों सर? क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया, वहां पे ट्रस्ट एग्जम्प्ट था और इन्वेस्टर्स टैक्सेबल थे। ये डू यू रिमेंबर दिस? अब भी 10 मिनट पहले जो मैंने पढ़ाया कि ट्रस्ट एग्जम्प्ट था और इन्वेस्टर्स टैक्सेबल थे ना, उसका अपोजिट है ये AIF। देखो यहाँ पे AIF टैक्सेबल है, यहाँ पे AIF टैक्सेबल है और इन्वेस्टर्स एग्जम्प्ट है। क्या आपको गेम समझ रहा है दोनों के बीच में का? प्लीज हैव अ कंपैरेटिव व्यू।
हाँ सर ये इंपॉर्टेंट बात है सर। मैंने खाली पीजीवीपी का एक क्यों चार्ट बनाया, क्योंकि पीजीवीपी ही इंपॉर्टेंट इनकम है सर। इसके अलावा अगर इसको कैपिटल गेन होता है, आईएफओएस होता है, तो सर क्या करेंगे, कैपिटल गेन और आईएफओएस जो है ना वो यहाँ पे एग्जम्प्ट है, यहाँ पे एग्जम्प्ट है, यहाँ पे एग्जम्प्ट है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे एग्जम्प्ट है, एआईएफ के हाथ में एग्जम्प्ट है। तो ये जो कंपोनेंट ये इन्वेस्टर्स को देंगे, क्या मुझे बता सकते हो क्या होगा? पीजीवीपी छोड़ के बाकी कोई भी इनकम अगर एआईएफ कमाता है तो एआईएफ के हाथ में एग्जम्प्ट है, तो इन्वेस्टर्स के हाथ में क्या होगा वो मुझे बता दो बस। वेरी गुड अमय, वेरी गुड, एटलीस्ट अमय इज अलर्ट। यस पुरुषोत्तम, यस प्रेरणाताई, यस सर इनके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो आपको रूल क्या याद रखना है, एकदम सिंपल नियम याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। एकदम सिंपल नियम क्या है यहाँ पे, अगर एआईएफ है, एआईएफ दो तरीके की इनकम कमाता है, एआईएफ दो तरीके की इनकम कमाता है, बिजनेस इनकम, ठीक है ना, बिजनेस इनकम कमाएगा, इन्वेस्टर्स को बिजनेस इनकम पास ऑन करेगा। सर बिजनेस इनकम कमाएगा तो बिजनेस इनकम एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा, इन्वेस्टर्स के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। एआईएफ ने अगर कोई कैपिटल गेन कमाया, आईएफओएस कमाया, कोई भी अदर इनकम कमाया, तो एआईएफ के हाथ में ये एग्जम्प्ट हो जाता है और यही पैसा इन्वेस्टर्स के हाथ में जाके टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा गेम है। तो अभी लॉसेस की बात करते हैं, क्योंकि एआईएफ की जब आप बात करते हो ना, एआईएफ में स्पेशल पॉइंट जो है ना, स्पेशल पॉइंट अगर इतना आसान होता तो मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, इतना आसान होता तो मैं 10 मिनट में आपको पढ़ा देता। स्पेशल पॉइंट क्या है पता है, लॉसेस के बारे में। वाह, गवर्नमेंट ने 2019 में लॉ अमेंड किया और गवर्नमेंट ने बोला अब जो लॉसेस होते हैं ना, लॉसेस, अदर हेड के लॉसेस, कैपिटल गेन हेड के लॉसेस, अदर सोर्सेस के लॉसेस, ये लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे टू द इन्वेस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सेप्शन हो गया। यूजुअली आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का नियम जो अभी तक पढ़ के रखा हुआ है, यू नो दैट कि लॉसेस जिसके होते हैं वही कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर एआईएफ का लॉस है तो एआईएफ कैरी फॉरवर्ड करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे नियम तोड़ दिया, हमने यहाँ पे नया लॉ बना दिया कि एआईएफ का लॉस एआईएफ कैरी करके कुछ मतलब ही नहीं है। जरा सोचने का ट्राई करो, ये कैपिटल गेन में अगर एआईएफ को लॉस हुआ, आपको इतना पता है कैपिटल गेन का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन। ये मैंने खुद पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ ये चीज। कैपिटल गेन का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन ना। लेकिन एआईएफ के हाथ में तो कभी कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन तो टैक्सेबल होने वाला है इन्वेस्टर्स के हाथ में। तो आपको नहीं लग रहा है ये लॉस भी इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाना चाहिए? देखो जरा सोच के देखो, कैपिटल गेन जो है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्स होने वाला है, तो सर लॉस भी तो इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए। हाँ चलो बिजनेस लॉस की बात करते हैं। तुम मुझे इतना बता दो, बिजनेस लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टर या एआईएफ? इन्वेस्टर या एआईएफ? ये ट्रस्ट नहीं है, एआईएफ, एआईएफ सर, एआईएफ कैरी फॉरवर्ड करेगा। मतलब बिजनेस लॉस हम इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे बाबा बिजनेस लॉस इन्वेस्टर्स को क्यों देंगे? बिजनेस लॉस तो बिजनेस लॉस तो खुद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, एआईएफ के हाथ में बाद में सेट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। तो लॉ आपको समझ, लॉजिक समझा तो लॉ समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलो फटाफट अभी आपको पहले जनरल बातें बता देता हूँ, फिर लॉ पढ़ाऊंगा। ये जो पहला पेज मैं हमेशा आपको पढ़ा रहा हूँ ये जनरल नॉलेज का पेज है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। सेकंड जो पेज आपको मैं पढ़ाता हूँ ये आपके सेक्शन से, सेक्शन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ क्या जनरल नॉलेज के लिए क्या पढ़ना है हमें। व्हाट इज एआईएफ? इन्वेस्टमेंट फंड पूल्स रिसोर्सेज from investors and invest in new companies, social ventures, infrastructures and other areas which government considers socially and economically desirable. Okay, तो इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? एनी फंड एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट or a company or limited liability partnership or body corporate which has granted a certificate of registration of Cat 1 and Cat 2 of AIF and is regulated under Securities Exchange Board of India AIF Act, AIF Regulation 2012 चलेगा। सेबी इसको रेगुलेट करती है। सर यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब जैसा म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है तो वैसे एआईएफ का भी यूनिट होता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर इन अ इन्वेस्टमेंट फंड और द स्कीम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड शैल इंक्लूड शेयर्स एंड पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो क्योंकि अगर आपकी एलएलपी होगी तो शेयर्स होगा, कंपनी होगी तो शेयर्स होगा, कंपनी नहीं होगी तो पार्टनरशिप फर्म होगी तो एलएलपी होगी, तो सर
आपका जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी टैक्स पढ़ लेते हैं, अभी लॉ पढ़ लेते हैं। सो स्पेशल प्रोविजन जो दी गई है वो चैप्टर नंबर 12 एफबी में दी गई है, जो इनकम टैक्स का चैप्टर है। जो उसका फ्लैगशिप सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन है, सेक्शन 1023 FBA। क्या बोलता है देखो, एग्जम्पशन ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। जो सारे इनकम है, इन्वेस्टमेंट फंड जो भी इनकम कमाता है, सारे इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट होंगे, एक्सेप्ट एक इनकम एंड दैट इज पीजीबीपी। बोलो ये समझा आपको? जो फंड है उसके हाथ में सारे इनकम एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ऑल इनकम एग्जम्प्टेड एक्सेप्ट पीजीबीपी। इज इट क्लियर? पहला वाला प्रोविजन क्लियर है क्या? बोलो। पीजीबीपी छोड़ के सारे इनकम, कैपिटल गेन, आईएफएस, सारे इनकम इन्वेस्टमेंट हाथ में, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जम्प्ट है, खाली पीजीबीपी उसके हाथ में टैक्सेबल है। द स्कीम प्रोवाइड एग्जम्पशन ऑफ इनकम अदर देन चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। द इनकम इन द नेचर ऑफ पीजीबीपी shall be taxable in the hands of fund। बाबा पीजीबीपी इसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो 1023 एफबीबी क्या करेगा सर? 20 एफबीए ने क्या किया? एफबीए ने क्या किया सर? एफबीए ने क्या किया? एफबीए ने एक ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट किया अदर इनकम से और बोला कि पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी इन्वेस्टर्स के हाथ में, हेलो, इन्वेस्टर्स के हाथ में खाली एक लौता इनकम एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स के हाथ में कौन सा एग्जेम्प्ट रहेगा? जल्दी बोलो। इन्वेस्टर्स के हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में एक लौता इनकम एग्जेम्प्ट होगा पीजीबीपी, क्योंकि वो जो इनकम ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो गया, वही इनकम इन्वेस्टर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी सारे इनकम इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय और टू अ यूनिट होल्डर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, investment fund being a proportion of the income which is the same nature as chargeable under their PGBP at a fund level shall be exempt under section 1023 FBB। ठीक है ना? PGBP exempt हो जाएगा। This implies क्या हो रहा है? ये all income from investment fund is taxable। सारे इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे in the hands of unit holder except PGBP। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये जो लिखा है आप याद रख सकते हो। ठीक है सर? चलो टैक्सेबल तो होगा, अब आगे की बात कर लेते हैं। टैक्सेबल हो गया, आपने बता दिया। सर, टैक्सेबिलिटी ऑफ यूनिट होल्डर, एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन being a unit holder of an investment fund out of investment made in the investment fund shall be chargeable to tax in the same manner as if it were the income accruing or arising or received by such person had the investment made by the such investment fund directly by him। जो इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट किया था वो उन्होंने नहीं करके अगर मैंने डायरेक्टली किया होगा, मतलब उनका कैपिटल गेन मेरा कैपिटल गेन, उनका लॉस मेरा लॉस, उनका कैरी फॉरवर्ड मेरा कैरी फॉरवर्ड, ये ऐसी बात चलती। मतलब वो बोलते हैं मान लो कि इन्वेस्टमेंट फंड है ही नहीं, आपने डायरेक्टली जो कमाया होगा, आपको जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, उसी के हिसाब से आपके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन सर इन्वेस्टर्स तो पागल होते हैं, उनको इतना थोड़ी ना क्या नॉलेज होता है कि म्यूचुअल फंड मेरे बिहाफ पे क्या कर रहा है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल है और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है? हाँ सर ये बात तो बरोबर है। तो उनको एक नोट आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे एक नोट दिया है, वो तो खाली फॉरेनर्स की बात हो रही है। इनकम इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर फ्रॉम ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, ऑफशोर मतलब आउटसाइड इंडिया, रूटेड थ्रू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी एफ बीइंग डीम्ड टू बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। ये अगर आउटसाइड इंडिया होगी तो एनआर के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली ये अगर आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एनआर ने अगर आउटसाइड इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एनआर के हाथ में क्यों टैक्सेबल होगी? एनआर ने अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया होता तो टैक्सेबल होता। वो जाने दो, इतने काम का नहीं है। सर पास थ्रू स्टेटस ऑफ करंट ईयर लॉसेस, अब ये अमेंडमेंट आया 2019 में। 2019 से गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉसेस को भी पास थ्रू करने दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खाली एआईएफ में ही होता है, ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैपेंस ओनली इन एआईएफ, इसलिए आप लोगों को इसको मार्क करके रखना है। इसी के ऊपर एग्जाम में टारगेट भी किया जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। इफ इन एनी ईयर देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होगा अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, एनी हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी होता नहीं यूजुअली, लेकिन बोलो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, सैलरी तो होगा नहीं, ठीक है ना? अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एट अ फंड लेवल सच लॉसेस कैन नॉट बी and is not wholly set off against income under any head
in the said previous year, then such losses, अगर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाए तो वो सारे के सारे लॉसेस क्या होंगे सर, पास ऑन हो जाएंगे. The loss arising under the head PGBP का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. The loss arising under PGBP shall not be allowed to be passed through to the investor. PGBP का लॉस आगे नहीं जाएगा. PGBP का लॉस, PGBP का टैक्स वो AIF लेवल पे ही होता है, ठीक है ना, and has to be carried over at a fund level and be set off against income in the next year in accordance with provision of chapter 6 जो set off and carry forward का chapter है. Any other losses, loss other than PGBP would not be allowed to the investor if such losses has arisen in respect of the units. ये भी एक कंडीशन डाल दिया उन्होंने. ये आपको बाकी हेड का लॉस यूजुअली तो पास ऑन हो जाता है, ऊपर ही लिखा हुआ है, यूजुअली तो पास ऑन हो जाता है. लेकिन सर एक ऐसी केस है जहां पे पास ऑन नहीं होता, अगर आपने यूनिट्स 12 महीने से कम होल्ड करके रखे हैं, मतलब आपने अभी अभी एआईएफ में इन्वेस्ट किया है, आपने एआईएफ में इन्वेस्ट करके 3 महीना ही हुआ है. अगर आपने एआईएफ में इन्वेस्ट करके अभी 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना इतना ही टाइम हुआ है, तो आपको जो एआईएफ के लॉसेस है वो पास ऑन नहीं होंगे. तो मिनिमम आपको एआईएफ के लॉसेस एंजॉय करने के लिए मिनिमम यू शुड बी अ इन्वेस्टर इन द एआईएफ फॉर 12 मंथ. तो ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पे. मिनिमम आपको 12 महीने एआईएफ का इन्वेस्टर बनना पड़ेगा टू टेक द बेनिफिट ऑफ अदर हेड लॉसेस. पीजीबीपी का तो वैसे भी नहीं होने वाला था. कैपिटल गेन का अगर होना था आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड, तो आपको कम से कम एआईएफ में 12 महीने तो पीरियड ऑफ होल्डिंग दिखाना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. उतना लॉस, उतना प्रोपोर्शनेट लॉस लैप्स हो जाता है. वो लॉस कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, नाइदर इन्वेस्टर नॉर फंड, दोनों में कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता. वो जो अनअलोकेटेड लॉस होगा वो लैप्स हो जाएगा ऐसे इन्वेस्टर्स के केस में जिन्होंने लेस देन 12 महीने का इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है. चलो ठीक है सर, ये बात हो गई करंट ईयर के लॉसेस की, मतलब 2021 के लॉसेस की. सर ओपनिंग लॉस होगा तो ये अमेंडमेंट आने के पहले का लॉस होगा, तो अमेंडमेंट आने के पहले का लॉस होगा, तो जिस दिन ये अमेंडमेंट आ गया उस दिन आप पास ऑन कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना. पास थ्रू स्टेटस फॉर लॉसेस अक्यूमुलेटेड टिल 31 मार्च 2019, ये अमेंडमेंट 31 मार्च 2019 के बाद आया. ओके सर, लॉसेस अदर देन लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी if any accumulated at the level of the fund level shall be deemed to be the loss of unit holder. सर सारे accumulated loss किसको दे दो, यूनिट होल्डर को दे दो, पीजीबीपी का छोड़ के. In respect of investment made by him in the investment fund in the same manner as it was the loss incurred by him had he has made investment directly, and shall be allowed to be pass through the investor for remaining period. remaining period नए पीरियड के लिए नहीं, मतलब अगर कैपिटल गेन का लॉस फंड लेवल पे उन्होंने 3 साल कैरी फॉरवर्ड किया है, तो अभी इन्वेस्टर उसको खाली बैलेंस 5 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, नए 8 साल नहीं देंगे हम उसको. जैसे हम अमालगमेशन में लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नए 8 साल का पीरियड देते हैं, वैसा आपको एडिशनल पीरियड नहीं मिलेगा, आपको बेसिक पीरियड में ही आपको कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना. पीरियड शैल बी फ्रॉम द ईयर इन विच लॉस हैज बीन अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये बात हो गई यहाँ पे. Further, such accumulated losses shall not be available to the investment fund after 1/4/2019. Obviously, आपने accumulated losses carry forward कर दिए, तो फंड को आपको नहीं देंगे except PGBP मिलेगा उनको, ठीक है. सर नेचर ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, ये लाइन अभी तक 4 बार हम लोगों ने बोल दी. इन द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में एआईएफ ने कमाया है उसी प्रोपोर्शन में आपके हेड्स ऑफ इनकम में वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं. अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा दूंगा, वो क्लैरिटी हो जाएगी. आवाज नहीं आ रहा है? आई डिड नॉट चेक इट. आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो एवरीवन. ये तो है आवाज. ओके, थैंक यू विजय, थैंक यू पराग. प्रेरणा ताई, प्लीज चेक द नेटवर्क कनेक्शन एट योर साइड. Okay, see, if you are having problems of network, you are blaming me, huh? Thank God these lectures are recorded, at least you can refer it later on. Tax on total income, देखो टैक्स कैसे लगेगा. As per section 115 UB, the total income of the investment fund is chargeable to tax as follows. तो टैक्स रेट्स उन्होंने बता दिए. अगर इन्वेस्टमेंट फंड एक कंपनी या फर्म होगी, तो आपको तो पता है कंपनी और फर्म का रेट क्या है.
सर जो मार्केट में चालू है, कंपनी का रेट है 30%, और अगर आपका टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे रहेगा तो आपका रेट हो जाता है 25%, और फर्म जो है, फर्म का रेट स्टैंडर्ड 30% है। तो जो नॉर्मल फंड और कंपनी को रेट लगता है टैक्स का, वही इसको भी लगेगा। सर अगर ये एओपी होगी, बीओआई होगी, बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी और फर्म नहीं होगी, कुछ और होगा, तो जो एमएमआर है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, जिसकी बात हमने कल भी की थी सर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब 30% प्लस 37% प्लस 4%, जो आता है 30 प्लस 37% प्लस 4%, जो इक्वल टू है 42.744%। इतने रेट पे टैक्स लगेगा अगर आप कोई और फॉर्म हो तो, अगर आप फर्म और कंपनी नहीं हो तो। ये तो आपके टैक्स के रेट हो गए। डीम क्रेडिट ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में भी, कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बाकी का इनकम, तो मान लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मान लेंगे, तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाना चाहिए वो इनकम, ठीक है ना। If income accruing or arising or received by an investment fund during the previous year is not paid or credited to the unit holder, it shall be deemed to have been credited on account of the unit holder on the last day of the previous year in the same proportion in which the same such person would have been entitled to receive such income had it been paid in the previous year। अगर आप पे करते तो ये बात हमने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में भी पढ़ी, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑल्टरनेटिव फंड में भी पढ़ी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रस्ट में अभी तक नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, अगेन वही बात, अभी हमें कैसे पता चलेगा कितना फर्म ने, कितना एआईएफ ने इनकम कमाया हुआ है, कितना अलोकेट किया है, कितना कैपिटल गेन है, कितना इंटरेस्ट है, कितना डिविडेंड है, हाउ वुड वी कम टू नो सर। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट की बातें अभी तक मैंने 3 बार की है, सेम बात यहाँ पे फिर से रिपीट की गई है। सर हमें प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को, हमें ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर को स्टेटमेंट देनी पड़ती है बाय 30 नवंबर, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 30 जून तक हमें स्टेटमेंट देनी पड़ती है, जिसमें सारा का सारा बाइफरकेशन होगा। फिर वही डबल टैक्सेशन की बात है, डबल टैक्सेशन ना हो करके हमने क्या किया है, इनकम टैक्स इन द ईयर ऑफ अक्रूवल शैल नॉट बी टैक्स अगेन इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ये आपको पहले से बता दिया था। ये यहाँ पे मेरी थियरी खत्म हो गई। आपके मॉड्यूल में से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके ऊपर। ये पूरा यहाँ पे थियरी लिखा हुआ है, सारी बातें मैंने कर ली। टीडीएस के रेट्स भी देख लो। टीडीएस के रेट्स, अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है एआईएफ तो 10% डिडक्ट करेगा, और ये पीरियड में, कोविड पीरियड में करता है तो 7.5% पे करेगा। एनआर को करता है तो 30%, फॉरेन कंपनी को करता है तो 40%। चलो इतना काम का नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से समझने का ट्राई करो, कंफ्यूज होने का पूरा मौका मिलेगा आपको, लेकिन आप कंफ्यूज मत रहो। मुझे एक बार फिर से बता दो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, फंड के हाथ में, एआईएफ के हाथ में क्या टैक्सेबल है, एआईएफ के हाथ में क्या टैक्सेबल है, एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए सब लोग बता दो प्लीज। एआईएफ के हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल है? सर एआईएफ के हाथ में, अमय का रिप्लाई आया, सोमनाथ का रिप्लाई आया, पराग का रिप्लाई आया। थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग हो करके बैच चालू है, नहीं तो बाकी के लोग तो पता नहीं द मम्मी बन चुके हैं। हाँ सूरज, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, थैंक यू। देखो एआईएफ के हाथ में एक ही टैक्सेबल है, ऑब्वियसली यही इनकम इन्वेस्टर्स के हाथ में क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर बाकी सारा इनकम एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। लॉस होगा तो लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात करो, यहाँ पे 3 हेड दिए आप लोगों के, आपके सामने 3, और यही 3 पॉसिबल हेड है। सैलरी तो आता नहीं है, और एआईएफ को तो, एआईएफ थोड़ी ना क्या रेंटिंग इनकम कमाएगा हाउस प्रॉपर्टी लेके, तो आईएफएचपी और सैलरी पॉसिबल ही नहीं है। ये 3 इनकम ही पॉसिबल है एआईएफ के टेक्निकली। देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट फंड फॉर AY 21-22 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। पहले तो फंड की बात करेंगे, ये वाला पैराग्राफ बाद में हम रीड करेंगे, पहले फंड की बात करते हैं। मुझे बोलो पहले वाला फंड, फंड ए, फंड ए के हाथ में ये कैपिटल गेन टैक्सेबल है क्या, यस और नो? फंड ए के हाथ में कैपिटल गेन टैक्सेबल है क्या? नहीं। खाली अमय का रिप्लाई आया, थैंक यू अमय। कैपिटल गेन टैक्सेबल थोड़ी ना क्या इसके हाथ में से, पीजीबीपी था, लेकिन पीजीबीपी तो नील है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? सर नहीं, ये भी टैक्सेबल नहीं है। तो फंड ए का इनकम कितना हो गया? देखो कितना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। सर फंड ए का इनकम हो गया नील, क्योंकि उसका पीजीबीपी है ही नहीं, तो इनकम ही नील हो गया। इज इट क्लियर? फंड ए क्लियर है? कितना सिंपल, 2 मार्क। अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन तो इसको ही 2 मार्क, नील लिखने के लिए 2 मार्क्स मिलेगा आपको। मजा ही आ गया सर।
एक काम करते हैं, फंड बी की बात करते हैं। क्या फंड बी के हाथ में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? जब फंड ए के हाथ में नहीं था तो फंड बी के हाथ में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। क्या आईएफओएस टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। क्या पीजीबीपी टैक्सेबल होगा? हाँ होगा, पीजीबीपी टैक्सेबल होगा सर। पीजीबीपी 5 लाख रुपीज टैक्सेबल होगा, इसलिए फंड बी का जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपीज है। सर ये बाकी का इनकम किसके हाथ में गया? वो इन्वेस्टर्स के हाथ में चला गया। उसकी बात 5 मिनट के बाद करते हैं, पहले फंड्स की तो बात खत्म कर लेते हैं। सर ये जो है ये इन्वेस्टर्स के हाथ में हमने टैक्सेबल कर लिया, उसका टेंशन मत लो, टैक्स रिकवरी हो रहा है, गवर्नमेंट कोई टैक्स में से मुक्ति नहीं दे रहा है। आइदर फंड और इन्वेस्टर समबडी विल पे टैक्स, खाली डबल टैक्सेशन ना होना चाहिए, इसलिए हमने या तो हमने एआईएफ को टैक्स किया है या तो हमने इन्वेस्टर्स को टैक्स किया है, ठीक है ना। अभी मुझे बात बताओ अगले वाले फंड की। अगले वाले फंड में कंफ्यूज होने का पूरा चांस, ठीक है ना। ये देखो फंड सी, पीजीबीपी का 2 लाख रुपीज का लॉस है, मुझे इतना बता दो ये लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? कैरी फॉरवर्ड करेगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, चुना लग गया, कैरी फॉरवर्ड करेगा ही नहीं। इसके पास आईएफओएस है ना, सेट ऑफ करेगा ना। अरे सेट ऑफ करेगा ना, पहले सेट ऑफ कर दो। हाँ, कैपिटल गेन का लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? कैपिटल गेन का लॉस कौन कैरी, क्या कैपिटल गेन सेट ऑफ हो सकता है? क्या आपको नियम पता है? क्या ये कैपिटल गेन आईएफओएस के सामने सेट ऑफ हो सकता है? अरे नहीं सर, कैपिटल गेन का लॉस तो कैपिटल गेन के हेड में रहता है, वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, वो तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये वाला कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? ये वाला कैरी फॉरवर्ड करेगा इन्वेस्टर, ठीक है ना, क्योंकि इसका सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, फंड सी का भी टोटल इनकम नहीं लाया है, लेकिन फंड सी पीजीबीपी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, लेकिन पीजीबीपी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अभी 2 मिनट में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी मुझे ये लाइन पढ़ने दो, ये पहला आंसर नीली, टोटल इनकम तो नीली आना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो फर्दर इट इज ऑल्सो गिवन दैट देयर आर 20 यूनिट होल्डर्स। तो ये जो भी इनकम दिखाए है ना, इसको डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा आपको। 20 यूनिट होल्डर्स ईच होल्डिंग 1 यूनिट, तो सबके पास एक एक यूनिट है, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट इनकम ऑफ अ यूनिट होल्डर अज्यूमिंग दैट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम टू द यूनिट होल्डर। तो अभी यूनिट होल्डर का कैलकुलेशन देखो। अभी पहले वाले फंड में से यूनिट होल्डर का इनकम कितना, जल्दी बोलो ना, कैपिटल गेन कितना? अरे डिवाइड करो ना फटाफट, 20 यूनिट होल्डर है, 20 यूनिट है, तो कैपिटल गेन एक के हाथ में कितना कैपिटल गेन? हमें का रिप्लाई, बाकी लोगों को रिप्लाई दे दो, जरा मेहनत करो यार। 20 इन्वेस्टर है मेरे पास, मेरा कैपिटल गेन 20 लाख का है, तो एक यूनिट होल्डर का कितना कैपिटल गेन? 1 लाख रुपए। थैंक यू, कैलसी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक यूनिट होल्डर का कितना आईएफओएस? एक यूनिट होल्डर का कितना आईएफओएस? एक यूनिट होल्डर का 25,000 आईएफओएस। थैंक यू। ये जो फंड के हाथ में टैक्सेबल होगा, ये सच टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि इसको कंपनी या फर्म बोला गया है, और कंपनी फर्म नहीं होगा तो एमएमआर पे टैक्स होगा, तो टैक्स रेट उन्होंने लिख के रखा हुआ है। ये देखो कैपिटल गेन जो यूनिट होल्डर है, एक सिंगल यूनिट होल्डर को ये स्टेटमेंट जाएगा, भैया आपके हाथ में इस साल 1 लाख रुपया टैक्सेबल होगा, भैया आपके हाथ में आईएफओएस जो है वो 25,000 का टैक्सेबल होगा, टोटल इनकम आपका फंड में से जो टैक्सेबल होने वाला है वो 1,25,000 होने वाला है। पहला फंड ए के बारे में क्लियर है? जल्दी बोलो, आर यू क्लियर अबाउट फंड ए? ठीक है, फंड बी की बात करते हैं। फंड बी में मुझे बताओ, क्या ये 5 लाख रुपीज टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के हाथ में? ये वाला 5 लाख रुपीज, ये पहला वाला 5 लाख रुपीज टैक्सेबल है क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर, ये वाला टैक्सेबल नहीं, तो इसको अलॉकेट भी नहीं करेंगे। ओके, इसको अलॉकेट करते हैं फिर। 15 लाख डिवाइड बाय 20 करो, कैपिटल गेन कितना आएगा फंड बी में से? 15 लाख डिवाइड बाय 20, सर 75,000 का कैपिटल गेन आ जाएगा। आईएफओएस निकालो, 3 लाख डिवाइड बाय 20, सर 15,000 का आईएफओएस आ जाएगा, ये देख लो। 75,000 का सर कैपिटल गेन आ जाएगा, 15,000 का आईएफओएस आ जाएगा। टोटल फंड बी में से हर यूनिट होल्डर के हाथ में 90,000 रुपीज टैक्सेबल होंगे।
अब आगे की बात, इसकी बात, पहले तो मुझे बताओ, लॉस तो लॉस है, लॉस को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये कैपिटल गेन के लॉस को ऐसे ही रखो, उसको टच मत करो, जाने दो उसको। अभी 10 लाख रुपए हम अलॉकेट कर देते ना, जैसे अभी तक हम करते आए वैसे 10 लाख अलॉकेट कर देते। अरे तुम समझ रहे हो ना, दो लॉस को इग्नोर करके हम 10 लाख अलॉकेट कर देते ना यहाँ पे लास्ट वाले में। लास्ट वाले में अगर मैं कुछ नहीं बताता आपको, मैं कुछ रोकता नहीं, अगर मैं कुछ भी नहीं बताता तो आप ये दो लॉसेस को इग्नोर करते, आप सोचते ये लॉस फंड कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ये लॉस यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेगा, यूनिट होल्डर को करंट ईयर में आईएफओएस के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो 10 लाख डिवाइड बाय 20, ये आपका आंसर आना चाहिए था। डू यू अग्री विद दिस? बाय डिफॉल्ट यही होना था, लॉजिकल यही होना चाहिए था, लेकिन ये लॉजिकल नहीं ना, ये लॉ है। लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है यूनिट होल्डर को जब वो सेट ऑफ नहीं हो पाता। अगर सेट ऑफ पॉसिबल है तो सेट ऑफ कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इस साल का सेट ऑफ करो या अगले साल का सेट ऑफ करो, पहले सेट ऑफ कर लो, बाद में अलॉकेट कर लेना। सर तो इसका और इसका सेट ऑफ पॉसिबल है, पहले सेट ऑफ कर लो। सर 10 लाख में से लो कैलसी पे 10 लाख में से 2 लाख निकाल दो। सर 10 लाख में से 2 लाख निकल गए तो 8 लाख बच गए। 8 लाख डिवाइड बाय 20 कर दो, देखो आपका कितना आ रहा है आंसर। सूरज का रिप्लाई आया यार, बाकी लोग हाँ चलो, हाँ अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। 40,000, ये 40,000 कैसे आया समझा आपको यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया, 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 20 करके दिखाया, ये 40,000 आ गया। इज इट क्लियर? ये 40 खाली कंफ्यूजिंग है, पक्का क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बाद में घर पे जाके रिसर्च कर लेना, हाँ बोलो। हाँ सर ये क्लियर है। इलस्ट्रेशन 14 देखो, अभी अगले साल क्या होगा। फंड ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फंड सी का वो 5 लाख रुपया किधर गया सर कैपिटल लॉस का? देखो, इन केस ऑफ सी ऑफर सेड इलस्ट्रेशन, इफ फंड सी हैज अर्न्ड फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, अगले साल 22-23 के असेसमेंट ईयर में अगर ऐसा इनकम आया, बिजनेस इनकम 2 लाख, ये तो बिजनेस इनकम 2 लाख, ये तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये तो एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा ना। बिजनेस इनकम 2 लाख जो है वो एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा सर, और ये शेयर जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी कैपिटल गेन 8 लाख रुपए, टालिया, कैपिटल गेन 8 लाख रुपए, कैरी फॉरवर्ड कितना था कैपिटल गेन? कैपिटल गेन 5 लाख था ना, तो नेट कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए, नेट आ जाएगा 3 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 9 लाख है, वो उसको हम डिवाइड कर देंगे। देखो अभी नया स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे देखो, एआईएफ के हाथ में ये 2 लाख रुपया फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर वो लास्ट ईयर का बिजनेस लॉस, अरे बाबा कहाँ लास्ट ईयर का बिजनेस लॉस, सेट ऑफ कर दिया ना, खत्म हो गया वो थोड़ी ना क्या बचा है अभी, वो तो सेट ऑफ लास्ट ईयर का लास्ट ईयर ही कर दिया। तो ये 2 लाख रुपया फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फंड और एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। सर यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा? 8 लाख माइनस 5 लाख, टालिया, 5 लाख का जो ओपनिंग लॉस था वो माइनस हो जाएगा, और जो नेट आएगा सर, नेट आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 15,000 का कैपिटल गेन आएगा, और आईएफओ जो है 9 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 45,000 का आईएफओ आ जाएगा। टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर इन द नेक्स्ट ईयर विल बी 60,000 गिवन केस। आपको समझा ये पूरा कैलकुलेशन समझा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ा प्रैक्टिस करो प्लीज, जिंदगी में पहली बार ये सब रीड कर रहे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी एक्सपर्ट ऑफ दिस इन वन राउंड इटसेल्फ। हम लोगों को भी रिवीजन करना पड़ता है पढ़ाने से पहले, ठीक है ना? तो इतना क्लियर नहीं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एआईएफ का, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का असेसमेंट नहीं करते, हम रेगुलर बेसिस पे इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का, कंपनी का असेसमेंट करते हैं। दीज आर वेरी एक्सेप्शनल एंटिटीज, तो इसको थोड़ा समझने के लिए टाइम लगता है, गिव दैट टाइम। ओके, थोड़ा पढ़ लो, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, अगर आपको बाद में याद नहीं आता तो देख लो, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट का होल्ड रखो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, 6 से 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, अगर तुम पागल हो गए अगर इसको छोड़ दिया तुमने तो। बाकी इतना बड़ा लॉ है, ये 2-2 पेजेस के चैप्टर है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड तो आपको एसएससी दिए उन्होंने इस टाइम, उसमें कि ये सिलेक्टेड एसएससी है, एग्जाम में आने का पूरा चांस है। 6 to 8 मार्क का या तो आपको मिलेगा या तो आप छोड़ दोगे, कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो 0 आएगा, और कॉन्सेप्ट आता होगा तो पूरा मिलेगा, ठीक है ना? एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, वेरी फ्यू स्टूडेंट इन अ नेशन आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो एआईएफ क्या है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या है, बिजनेस ट्रस्ट क्या है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं है, या
प्रॉपर एग्जाम्पल भी उनके पास नहीं है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली इन अ गिवन पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम। ज्यादा टाइम होता तो बहुत ज्यादा बात करते, लेकिन उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत पेंडिंग है। टेक्निकली आपका सिलेबस का सेकंड चैप्टर है जो मैंने ओपन किया हुआ है, पूरा सिलेबस बाकी है, तो अलाउ मी टू गो लिटिल फास्ट, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट है मेरी। तो प्लीज अभी हम लॉग आउट करेंगे, एक 10 मिनट का 8:20 को लॉग इन करेंगे। 8:20 इज इट फाइन? यस सर। छोटा सा ब्रेक लेके 8:20 को आप री लॉग इन करो प्लीज।